तारीख को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक तरफ लोगों को आने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए रैली स्थल पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को होने वाली रैली को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। जहां एक तरफ रैली में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर रैली स्थल पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन चाक चौबंद है। सुरक्षा के लिहाज से बाहर से भी पुलिस कंपनियां बुलाई जाएंगी, जिसमें HAP और IRB की भी कंपनियां मौजूद हैं। वहीं रैली को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी सिरसा की धरती पर आ रहे हैं। हम सब पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरह का उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के अंदर दिखाई दे रहा है, आम जनता के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिरसा की रैली जो है ऐतिहासिक होने वाली है। भूतो न भविष्यति। एक सिरसा के बारे में जो एक ये मिथ है कि यहाँ पर ये इसका गढ़ है, ये उसका गढ़ है, इस सब चीज़ों को नेस्तनाबूद करके मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह के साथ लोग जो हैं माननीय अमित भाई शाह जी को देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। सुरक्षा के लिहाज से बाहर से पुलिस कंपनियां बुलाई जाएंगी, जिसमें हरियाणा पुलिस और IRB के जवान रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों में अमित शाह की रैली को लेकर भारी उत्साह है। रैली की तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। ज़्यादातर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा इस वक्त रैली की तैयारियों का जायजा है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलाए हुए है, पिछले 9 साल का कार्यकाल किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रहा, कौन से विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में कराए हैं, तमाम बातों का जिक्र यहाँ करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा को भी काफ़ी सौगात इधर पिछले 9 साल की सरकार के दौरान मिली है। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी भी इस रैली स्थल की सुरक्षा का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं, हलोपा सुप्रीमो हैं, सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा, इनसे बात करेंगे। सर, रैली करी जा रही है, बहुत बड़ी रैली सिरसा की धरती से अमित शाह आएंगे। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पहली रैली है और कहीं ना कहीं आने वाला 2024 को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ से तैयारियाँ शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। कैसे देखते हैं? मैं सिरसा का MLA प्रतिनिधि होने के कारण मेरा फ़र्ज़ है कि आज हमने सपोर्ट की हुई है हरियाणा लोकहित पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की, और देश के बहुत ही अति वरिष्ठ हमारे गृह मंत्री जी आज इस सिरसा की पावन भूमि पर उनके कदम पड़ेंगे। तो सिरसा की जनता बहुत उत्साहित है उनको सुनने के लिए, और कि सिरसा को बहुत बड़ा उनका कोई सहयोग योगदान सिरसा की जनता को उनसे उम्मीद है कि सिरसा के विकास में और 4 चांद लगेंगे। तो हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि जो उन्होंने सिरसा चुना और अमित शाह जी आ रहे हैं सिरसा में। कहीं ना कहीं हलोपा के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हलोपा कार्यकर्ता भी इस रैली को कामयाब करने में लगे हुए हैं। सर, पूरे दिन और रात सभी लगे हुए हैं और सभी आएंगे। और मैं रैली स्थल ही देख रहा था, जगह जिस तरह का उत्साह है बहुत छोटी पड़ेगी ये जगह। कहीं ना कहीं विकास कार्यों की बात करी जाए, पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हरियाणा में 8.5 साल को हो गए, तो क्या देखते हैं सिरसा का कितना विकास इन 8.5 साल में 9 साल में हुआ है? सर, बहुत काम हुए हैं सिरसा के। जो पुरानी मांगें थी, जो पीने के पानी की थी, मेडिकल कॉलेज की थी, बहुत सी डिमांड्स थी जो पूरी हुई हैं सिरसा की, और भी बहुत पाइपलाइन में है, नहरें और बहुत से काम हैं जो पाइपलाइन में हैं जो पूरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनसे भी कुछ उम्मीद है सिरसा वासियों को, क्या कुछ वो सिरसा के लिए सौगात लेके आते? सिरसा वासियों की कुछ बात है, सिरसा वासियों की कुछ ज़रूरत है जो उनके सामने रखेंगे और उम्मीद है पूरी होगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी भी अनेक कार्यक्रम करने वाली है। इसकी शुरुआत 18 तारीख को
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से शुरू हो रही है। हरियाणा इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड़ में चल रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल के कामकाज को जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा रही है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में 30 जून तक कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रदेश में रैलियों की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 18 जून को सिरसा में एक बड़ा कार्यक्रम तय किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यक्रम किस तरह रहेंगे। 18 जून को सिरसा लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। उसके बाद 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ के चरखी दादरी में विप्लव देव और ओपी धनखड़ का कार्यक्रम रहने वाला है। वहीं 20 जून को सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे। 24 जून को करनाल लोकसभा क्षेत्र के पानीपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे। 25 जून को फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभा करेंगे। 25 जून को ही गुरुग्राम में प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव कार्यक्रम करेंगे। 29 जून को अंबाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। 30 जून को हिसार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और रोहतक में भी कार्यक्रम होने हैं। संभावना है कि इनमें से एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम विपक्षी दल चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। इनेलो जहां परिवर्तन यात्रा कर रही है, तो बाकी दल भी अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। 2024 को लेकर हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा और विधानसभा की दोहरी चुनौती को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस रेस में हरियाणा कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में हाल ही में प्रभारी का पद संभालने वाले दीपक बाबरिया अगले हफ्ते चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दीपक बाबरिया कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे। सभी राजनीतिक दलों में उठापटक तेज हो गई है। सभी दल अभी से जीत की जुगत में जुटे हैं, तो दावेदारियों का दौर भी जारी है। हरियाणा कांग्रेस में क्योंकि पिछले दिनों संगठनात्मक बदलाव किए गए, ऐसे में हरियाणा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जी हां, हरियाणा के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी अब पार्टी नेताओं से मुलाकातें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। पार्टी संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बता दें कि बाबरिया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं दीपक बाबरिया चंडीगढ़ के दौरे पर भी पहुंचेंगे। अगले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस की बैठक लेंगे। जी हां, प्रभार संभालने के बाद हरियाणा कांग्रेस की पहली बैठक 24 जून को ले सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों, सांसद, डेलीगेट्स और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जाहिर है कांग्रेस इन दिनों संगठन विस्तार और मजबूती पर जोर दे रही है। ऐसे में पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी के कंधों पर पार्टी मजबूती की जिम्मेदारी के साथ साथ गुटबाजी खत्म करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है कि लोकसभा में खाता खोलने के साथ ही विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर एक दशक के बाद सत्ता में वापसी करना कांग्रेस के लिए इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। तभी तो इसे लेकर कांग्रेस जुट गई है और अब देखना होगा कि दीपक बाबरिया के सामने जब कांग्रेस को मजबूत करने और गुटबाजी खत्म करने की दोहरी चुनौती है, तो ऐसे में कांग्रेस का 2024 में कैसा प्रदर्शन रहता है। एक तरफ जहां प्रदेश में बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम कर रही है, वहीं इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा डबवाली पहुंची, जहां अभय चौटाला ने 2024 के चुनावों में इनेलो की जीत का दावा किया। डबवाली पहुंची इनेलो की परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय चौटाला ने 2024 में प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। प्रदेश में अब एक लहर चल पड़ी है और अब प्रदेश में 1987 की तरह बदलाव आएगा। इस दौरान अभय चौटाला अपने चाचा रणजीत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुच्चा सिंह एक तस्कर है जो रणजीत सिंह का खास आदमी है और कई बार रणजीत सिंह ने सुच्चा सिंह को बचाने का काम किया है। ये मेरा 54वां विधानसभा क्षेत्र है। मैं 53 अब से पहले कवर कर चुका हूँ।
और सरसा का ये तीसरा है। पहले फतेहाबाद में, इसमें इलाहाबाद में गया, फिर मैं रानिया में गया था। अब रानिया से डबाड़ी में एंटर किया है। अगले 3 दिन डबाड़ी में, उसके बाद फिर कालावाड़ी में जाऊंगा और फिर सरसा में जाऊंगा। हर क्षेत्र का 3-3, 4-4 दिन का मेरा कार्यक्रम है। जगह जगह पे खड़े होकर के यात्रा का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पूर्ण रूप से ये विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि सरसा लोकसभा भी आपको जीत के देंगे और उसके साथ विधानसभा की 5 सरसा की जो सीट है वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की झोली में डालेंगे। अब लहर चल पड़ी, 87 की तरह बदलाव आएगा। 25 सितंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र पहुंचूंगा चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे, तब आपको भी निमंत्रण है, आप भी आना, आप देखना। लाखों की संख्या में लोग आएंगे और उस दिन ये बात तय कर देंगे कि अब हरियाणा प्रदेश में कोई और पार्टी जो है राजनीतिक तौर पे कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही सत्ता में आएगी। सुच्चा सिंह की इतनी औकात नहीं है कि सुच्चा सिंह इस तरह की बात मेरे खिलाफ बोल दे। ये बातें रणजीत सिंह ने कहलाई है। रणजीत सिंह ने सुच्चा सिंह को बुलाया है। रणजीत सिंह ही सुच्चा सिंह का सबसे बड़ा पक्षधर है। सुच्चा सिंह तस्कर है, तस्कर था, तस्कर आज की डेट में भी है। अगर सुच्चा सिंह तस्कर नहीं है तो इसकी जांच सीबीआई से करा लो। चुनावी मोड़ में प्रदेश में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और ऐसा ही दावा अभय का भी है। अब देखना होगा कि आखिर चुनावों में किस पार्टी के हाथ सत्ता की कुर्सी लगती है। यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद पहलवान साक्षी मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी लीगल टीम के पास चार्जशीट आने के बाद ही आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोपों पर 2 अदालतों में अपनी चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद अब पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले पर चार्जशीट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही वो कोई भी बात कहने की स्थिति में नजर आएंगी। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी। देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा। मॉस्को की जो धारा है वो हटा ली गई है, इस पे क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफ़ी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण वो टूट चुके हैं। खैर, आखिरकार अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पहलवानों का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है। आपको बता दें कि इस म्यूजियम का नाम अब प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को लेकर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है। अब ये म्यूजियम प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। वहीं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम चेंज करने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्र के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम चेंज करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और ऐतराज जताते हुए बदले की भावना से प्रेरित फैसला बताया। केंद्र का रुख साफ है कि 3 मूर्ति भवन में जो नेहरू मेमोरियल था वो देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री का संग्रहालय बनाया गया, जिसमें पूर्व की सरकारों के अचीवमेंट्स और जो कार्य किए गए हैं उसके अंदर देश में जो भी प्रगति हुई है इस मेमोरियल में दर्शाया गया है। इसलिए कमेटी ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक हुई और उस बैठक में इस मेमोरियल का जो नाम है वो बदलने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि ये जो बैठक है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की गई। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर फेरा पानी कुपवाड़ा में 5 आतंकवादियों को किया ढेर। 5 ही पाकिस्तान के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुपवाड़ा जिले में एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सुबह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये अभियान शुरू किया था, जिसमें ये सभी आतंकी मारे गए।
बता दें कि पिछले दिनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इससे पहले सुरक्षा बलों ने बहराबाद हाजिर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया था। सुरक्षा बलों ने उसके पास से चीन के 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए थे। ये ऑपरेशन को बांदीपोरा पुलिस, 13 RR और CRPF 45 BN बटालियन ने मिलकर अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले भी भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से ढेर सारे गोला बारूद भी बरामद हुए। उनका ताल्लुक लश्कर-ए-तोयबा से बताया जा रहा है। मणिपुर में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब हिंसक हुई भीड़ ने केंद्रीय मंत्री RK रंजन सिंह के घर पर हमला बोल दिया। मणिपुर में हिंसा के चलते हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले के बाद अब केंद्रीय मंत्री RK रंजन सिंह के घर पर भी हमला हुआ। 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रात को हमला किया। हमले के दौरान भीड़ ने घर में आग लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक हमले के समय RK रंजन सिंह घर पर नहीं थे। बता दें कि मंत्री के घर पर हमले के दौरान इम्फाल में कर्फ्यू लगा हुआ था। राज्य में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हैं। इसके बावजूद भीड़ मंत्री के घर तक पहुंच गई। उस दौरान मंत्री के 9 निजी सुरक्षा कर्मी, 5 सिक्योरिटी गार्ड्स और 8 अतिरिक्त गार्ड मंत्री के घर पर सुरक्षा के लिए तैनात थे। एक सुरक्षा कर्मी के मुताबिक भीड़ ने चारों दिशाओं से घर पर हमला किया और एक के बाद एक कई पेट्रोल पंप भी फेंके। एस्कॉर्ट कमांडर L दिनेश्वर सिंह के मुताबिक इस घटना को नहीं रोका जा सका क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। आपको बता दें कि 3 मई से लेकर अब तक मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है और इस बीच ये दूसरा मौका है जब हिंसक हुई भीड़ ने किसी मंत्री के घर के ऊपर हमला बोल दिया हो। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बारिश देखने को मिली है। दिल्ली NCR सहित कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। हरियाणा में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही संभावना जताई थी कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग का यह भी अनुमान सही साबित होता नजर आ रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की बारिश का दौर चलता रहेगा। बता दें कि बिपरजॉय को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि इस तूफान के कारण हरियाणा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस तूफान के प्रदेश में प्रभाव की संभावना 18 और 19 जून को जताई जा रही है। बल्लभगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला के अधजले शव को शमशान घाट से बरामद किया है। मामले में पति पर आरोप लगाया है कि उसने उसकी हत्या कर दी और शव का चोरी छिपे संस्कार कर रहा था। बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने एक विवाहिता का शव अधजली अवस्था में शमशान घाट से बरामद किया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी और शव को चुपके से जलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। परिजनों के मुताबिक मृतक सविता की ये दूसरी शादी थी और उसका पति लगातार उसे पीटता रहता था और मायके से पैसे लाने के लिए कहता था और इसीलिए आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये जला रहा था जी, का पता ही नहीं लगी, हमें कोई बता ही नहीं जी। किसे जला रहा था? लड़की को। आपकी लड़की? हाँ जी। कब शादी हुई, किससे हुई थी? 2015 में हमने शादी करी थी जी गौछी में। ठीक है। तो ये किसी अपने रिश्तेदार के पास जाता था, कृष्ण। अच्छा। तो इस कृष्ण ने उससे मतलब तलाक दिला दिया, यहाँ शादी करी का ही, और इसको मतलब अपने वहाँ ले ली इसने। 2018 में कृष्ण के साथ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसा व्यवहार रहा इनका? उसके व्यवहार को मारे हो, बांध के पैसे मंगवा, वो मार पीट के अपने पापा से पैसे लिया, तो पैसे मरे पड़े होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। एक सूचना मिली थी कि एक लेडीज की संदिग्ध मृत्यु हुई है और उसको बिना इंफॉर्मेशन के परिवार वालों को यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ आए हैं, जब तक उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, कुछ अग्नि दे दी गई थी, तो हमने उसको रोका है और अभी उनके परिवार वालों को बुलाया है। वो जैसी शिकायत देंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है, फर्स्ट अगर दृष्टि की बात की जाए तो क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में? अभी देखो, लव मैरिज का मामला था, तो अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक हम इस चीज को कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल मामले में मृतका के परिजनों की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
कनाडा के अंदर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है जिसमें 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस हादसे में ज़्यादातर मरने वाले बुजुर्ग शामिल थे। कनाडा के मैनिटोबा में सेमी ट्रेलर ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना कनाडा के हाल के इतिहास में सबसे घातक सड़क दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। घटना को लेकर पुलिस के कमांडर असिस्टेंट कमिश्नर रॉब हिल ने कहा कि बस में करीब 25 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। हालांकि उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है। इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट कर घटना पर शोक जताया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज अपने प्रियजनों को खो दिया है। साथ ही मैं घायलों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं प्रभावित लोगों के दर्द की कल्पना नहीं कर सकता। हादसे में हुए घायल लोगों का इलाज अभी जारी है। हालांकि बताया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।